गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल कुमार गुप्ता राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक शास्त्र विभाग से आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर में जो अपना फिजिक्स का पहला पेपर है उसमें प्रारंभ से व्याख्यान दे रहा हूँ वीडियो माध्यम के द्वारा। देखिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक रेडिएशन लॉ और उसके बाद जो प्रायोगिक रूप से कुछ परिणाम हर्ट्ज के द्वारा प्राप्त किए गए थे उनको आइंस्टीन के द्वारा समझाया गया और आइंस्टीन ने इस कार्य के लिए प्रकाश के कणीय स्वरूप की रचना की, पार्टिकल नेचर। आइंस्टीन के द्वारा सफलतापूर्वक हर्ट्ज के द्वारा प्राप्त प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या हो गई और उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के रूप में जाना गया। इस कार्य की श्रृंखला में कॉम्पटन ने एक्स-रेज पर काम किया था और उन्होंने भी यही पाया कि जिस प्रकार आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या को प्रकाश विकिरणों के पार्टिकल नेचर के द्वारा व्याख्या कर रहे हैं, 1923 में कॉम्पटन ने विद्युत चुंबकीय विकिरणों के पार्टिकल नेचर का सिद्धांत पुनः स्थापित किया और प्रायोगिक रूप से इसका सत्यापन भी हुआ। कॉम्पटन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये बतलाया कि जो ये रेडिएशंस आ रहे हैं, ये रेडिएशंस बेसिकली पार्टिकल करैक्टर का बिहेव कर रहे हैं और पार्टिकल की तरह ही इनका कोलिजन प्रोसेस हो रहा है। जब कभी हम किसी पार्टिकल की बात करते हैं तो पार्टिकल का जो कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर है वह कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर होता है मोमेंटम। हम उसका मोमेंटम ज्ञात करें, हम उसकी एनर्जी ज्ञात करें। तो कॉम्पटन ने बतलाया कि ये जो रेडिएशंस हैं विकिरण की भांति, कणों की भांति टक्कर कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर में उनका संवेग में परिवर्तन भी हो रहा है। कॉम्पटन ने एक्स-रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की एक्स-रेज को ग्रेफाइट के ब्लॉक पर डाला है। कॉम्पटन ने हाई फ्रीक्वेंसी एक्स-रेज को लिया है और हाई फ्रीक्वेंसी मोनोक्रोमेटिक एक्स-रेज को लेके उन्होंने ग्रेफाइट के ब्लॉक पर इन रेज को डाला है। जिस प्रकार से डायग्राम में मैंने सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्स-रेज दिखलाई है, कॉलीमीटर दिखलाया है, समांतरित एक्स किरण का पुंज जा रहा है, ग्रेफाइट पर गिर रहा है और ग्रेफाइट पर गिरने के बाद स्कैटरिंग हो रही है और स्कैटरिंग को हमने स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा अलग अलग एंगल पर ले लिया है। कॉम्पटन ने जब ये प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि जो हाई फ्रीक्वेंसी एक्स-रेज ग्रेफाइट ब्लॉक पर डाली जा रही हैं वो स्कैटर्ड हो रही हैं और कुछ जो पार्ट है वो विदाउट एनी स्कैटरिंग सीधा निकल रहा है, लेकिन जो एक्स-रेज स्कैटर्ड हो रही हैं तो उन स्कैटर्ड एक्स-रेज में दो प्रकार की वेवलेंथ आ रही है।
एक वेवलेंथ वो है जो इंसिडेंट एक्सरेज के ही तुल्य है, अर्थात उसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। परंतु जो स्कैटरिंग हो रही है उसमें एक दूसरी वेव और मिल रही है। दूसरी वेव जो मिल रही है उस दूसरी एक्स रेज की वेव में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में अंतर हो रहा है। जब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं हो तो हम उन्हें अनमॉडिफाइड रेडिएशंस कह रहे हैं, और जो दूसरी प्रकार है जिसमें कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में अंतर आ रहा है हम उसको मॉडिफाइड रेडिएशंस कह रहे हैं। यह भी प्राप्त हुआ कि जो ये दूसरे प्रकार के रेडिएशंस मिल रहे हैं इसमें उनकी जो फ्रीक्वेंसी का मान है उसमें कमी हो रही है, वेवलेंथ के मान में वृद्धि हो रही है। ये सब कुछ हो रहा है आपाती विकिरण के सापेक्ष। स्कैटर्ड एक्स रेज की जो वेवलेंथ का अंतर है हम उसको कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। कॉम्पटन शिफ्ट के लिए कल हम पृथक रूप से एक इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं और उसमें हम बताएंगे कॉम्पटन शिफ्ट किन किन बातों पर निर्भर करती है, और आपको ये सिद्ध किया जाएगा कि कॉम्पटन शिफ्ट का जो मान है, आपको ध्यान आ रहा होगा, कॉम्पटन शिफ्ट का मतलब है कि जो स्कैटर्ड एक्सरेज रेडिएशंस हैं उनमें इंसिडेंट रेडिएशन के सापेक्ष वेवलेंथ में कितना अंतर है। तो ये जो बात निर्भर करेगी ये करेगी स्कैटरिंग एंगल पर। ये कल हम गणितीय रूप से सिद्ध करेंगे कि जो स्कैटर्ड एक्सरेज हैं उनकी वेवलेंथ अधिक हो रही है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है जिसमें कि एक्सरेज प्रकीर्णन में आपाती एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य की प्रकीर्णित एक्स किरण के पाए जाने की घटना होती है, हम इसको कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। मैंने आपको चित्र से बताया है आपातित एक्स किरण आवश्यक रूप से सिंगल वेवलेंथ की थी, परंतु स्कैटर्ड एक्सरेज में दो वेवलेंथ मिल रही हैं। उन दो वेवलेंथ के संगत दो प्रकार के हमको पीक्स प्राप्त होते हैं, दो प्रकार के उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। इनमें से एक उच्चिष्ट के संगत जो वेवलेंथ है वो आपाती विकिरण के समान ही होती है, तथा दूसरे के संगत जो तरंग दैर्ध्य है वह आपातित तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। यानी दो प्रकार के पीक्स हमको मिल रहे हैं। इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्शन था, इस एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्शन को प्रकाश विद्युत प्रभाव में जिस प्रकार से क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा सर्वप्रथम प्रयास किया गया, इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को भी टैकल करने का जो प्रयास हुआ वो पहले क्लासिकल फिजिक्स ने किया। दुर्भाग्य से क्लासिकल फिजिक्स इसमें सफल नहीं हो पाई। फिर वही बात आई, प्रकाश विद्युत प्रभाव जिस सिद्धांत की तरफ संकेत कर रहा है, यह प्रयोग जिसे हम कॉम्पटन प्रभाव कह रहे हैं, यह भी उसी दिशा में संकेत कर रहा है। तो स्कैटर्ड एक्सरेज में जो वेवलेंथ में चेंज हो रहा है मूलतः वेव नेचर के द्वारा नहीं समझाया जा सका, क्योंकि उसमें न्यू फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटरी कैरेक्टर में होगा, और जब ये टारगेट से फ्री इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होगा तो निश्चित रूप से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन्स उसी फ्रीक्वेंसी से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस करने लगेंगे, और इस प्रकार से जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उस केस में जो एक्सीलरेट होगा, और एक्सीलरेट होने पर समान फ्रीक्वेंसी की विद्युत चुंबकीय तरंगें ही स्कैटर्ड करेगा। अर्थात चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार प्रकीर्णित एक्स किरणों में केवल सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ ही हमको मिलेगी, जबकि प्रयोग में हम देख रहे हैं कि प्रकीर्णित किरणों की तरंग दैर्ध्य
आपातित तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है, अथवा हम कहें स्कैटर्ड एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी का मान है वह कम होता है, तथा इंटेंसिटी आई आपातित I0 के समानुपाती होनी चाहिए। इस प्रकार के जो रिजल्ट्स हैं वो मैचिंग में नहीं हैं। कॉम्पटन ने जो कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट प्राप्त किए उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए ये माना कि स्कैटर टारगेट पर जो इंसिडेंट एक्सरेज हैं वो एक वेव नेचर में नहीं है, न्यू फ्रीक्वेंसी की वेव में नहीं है, बल्कि वो E इक्वल्स टू एच न्यू ऊर्जा के फोटॉन्स का एक ग्रुप है, तथा ये फोटोन स्कैटर टारगेट के फ्री इलेक्ट्रॉन से टक्कर करते हैं। उन्होंने कॉम्पटन ने ये भी मान लिया कि जो टारगेट स्कैटर लिया गया है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लूज बाउंड हैं और रेस्ट पर हैं। लगभग ऐसा गणितीय रूप से उन्होंने कल्पना किया था। उनसे टक्कर करते हैं और फिर टक्कर में एक्सरेज का जो फोटोन है वह एक कण के रूप में व्यवहार करता है। जब इलेक्ट्रॉन के साथ में इसकी कोलिजन होगी तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी का लॉस होगा। यह कम ऊर्जा से स्कैटर्ड हो जाएगा। कम ऊर्जा से स्कैटर्ड होने के कारण इसके फ्रीक्वेंसी के मान में कमी होगी। चूँकि आपाती फोटोन अपनी कुछ ऊर्जा सम पार्ट ऑफ इस एनर्जी इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द स्कैटर टारगेट। इंसिडेंट फोटोन अपनी कुछ ऊर्जा का भाग इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, अतः स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी है वह ई डैश होगी और ई डैश का मान ई से कम होगा, आपाती ऊर्जा से कम होगा। आपाती फोटोन की ऊर्जा ई से कुछ कम हो जाएगा, परिणाम स्वरूप वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो जाएगी। जो कुछ अंतर होगा हम उसको कॉम्पटन विस्थापन का नाम देंगे। कल हम अपने इस वीडियो में इसी कार्य को आगे बढ़ाएंगे और कल हम कॉम्पटन शिफ्ट का इक्वेशन ड्राइव करेंगे और ये देखेंगे कि इस प्रकार का जो कॉम्पटन शिफ्ट आ रहा है वो किन किन बातों पे निर्भर कर रहा है, और हम ये सिद्ध करेंगे कि इस मान में जो वृद्धि या जो कुछ परिवर्तन है वो स्कैटरिंग एंगल पर होता है। धन्यवाद।